हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, अगर हमें इंग्लिश बोलनी लिखनी सीखनी है तो सबसे पहले ABCD का नॉलेज होना चाहिए। जब तक हमें ABCD आएगी नहीं तब तक ना तो हम इंग्लिश लिख सकते हैं और ना ही बोल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर अपने को कोई चैप्टर पढ़ना है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो हमें उसके बिल्कुल बेसिक को पहले समझना ज़रूरी है, तभी वो चैप्टर हम आसानी से समझ पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम जो पढ़ेंगे बिल्कुल ही जीरो लेवल से, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। अगर ये चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो गई तो आपको केमिस्ट्री में कभी भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का ये चैप्टर, आज का ये टॉपिक आपको पूरा ध्यान देकर समझना है। अगर ये समझ लिया तो आगे अगर 10th के बाद अगर आप साइंस भी लेंगे तो वहाँ पे भी आप कभी अटकेंगे नहीं। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी ने कुछ टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करूँ तो आप सभी ने एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, इनके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को ये चीज़ पता नहीं होगी कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, एलिमेंट, कंपाउंड, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप में से ज़्यादातर किसी को भी पता नहीं होगा। तो आज ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम क्लियर करेंगे ताकि आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें एटम की, हम सभी ने ये नाम सुना है। एटम बेसिकल होता है क्या है? देखिए, मान लीजिए एक चौक आपने ली, वाइट चौक आपने ली, उसको आपने तोड़ा, तोड़ते रहे तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और अगर उनको तोड़े तो बारीक बारीक पार्टिकल में डिसोसिएट होता रहेगा। अब एंड टाइम पे एक समय ऐसा आएगा जब हमारे पास इतने छोटे पार्टिकल मिल जाएंगे कि अब उसको तोड़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि आप कोई रेत का एक छोटा सा पार्टिकल उठाइए, वो बहुत छोटा है कि आप उसको और तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि वो इतना छोटा है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीज़ जिसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। ठीक इसी तरीके से किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। चूँकि एटम इतना छोटा है कि उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो एटम की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। क्लियर? सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और उसको अपन और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? अब इधर देखें, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, तो इधर देखिए, आपने चौक को छोटे छोटे पार्टिकल में डिसोसिएट किया तो सबसे छोटा पार्टिकल तो क्या कहलाएगा? एटम। लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल थोड़ा उससे बड़ा है तो मॉलिक्यूल को तो अपन तोड़ सकते हैं, लेकिन एटम इतना छोटा है कि उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे ये तो हो गया मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एटम क्या है? बहुत छोटे हैं, अब इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इससे उल्टा चलिए, दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। किस में? एटम्स में। लेकिन एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो क्या हुआ? एटम। लेकिन स्मॉल पार्टिकल क्या हो गया? मॉलिक्यूल। इसको तो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, पर इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल इज द स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which can be further divided into its constituent atoms। जिन एटम से मिलकर वो मॉलिक्यूल बना है उसमें अपन उसको तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या एटम को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर which cannot be divided further।
क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? एटम मिल जाएगा। एटम इतने छोटे हो गए, ये बड़ा हुआ ना, ये बड़ा हुआ, लेकिन ये इससे छोटे होंगे और इतने छोटे हो गए कि इसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और ये आपस में मिलकर वापस क्या बना देगा? मॉलिक्यूल बना देगा। तोड़ूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? वापस एटम्स मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? अब देखिए, अब आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। अगर कोई भी चीज़ सिंगल है, कितनी है? सिंगल, सिंगल यानी एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ आपको एक से ज़्यादा दिख रही है तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा H, लिखा हाइड्रोजन, तो कितने H दिख रहे हैं आपको? एक ही दिख रहा है, तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं होगा। अगर मैंने लिखा सोडियम Na, तो यहाँ पे N और A पूरी एक यूनिट है भैया, है ना? ऐसा नहीं N अलग A अलग, ऐसा नहीं है। Na पूरी एक यूनिट है, तो कितनी यूनिट हुई? एक यूनिट हुई। तो अगर कोई चीज़ सिंगल हो, कोई एक हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया CO2, तो यहाँ पे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए? 3। एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा होते ही वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। अगर मैंने ले लिया H2, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 2 है, एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा होते ही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। तो कोई चीज़ अगर सिंगल है तो उसको तो अपन क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे, और कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल टूट कर किस क्या देता है हमें? एटम्स देता है। अगर इसको मैं तोड़ूँ, H2 को मैं तोड़ूँ, तो ये मुझे क्या देगा? H+S देगा कि नहीं देगा? ये उसी एटम्स में टूट जाएगा जिससे मिलकर ये बना है। ये H2 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो इसको अगर तोड़ूँ तो 2 हाइड्रोजन में ये टूट जाएगा। तो H2 तो हुआ मॉलिक्यूल, लेकिन H, ये H कितना है? सिंगल। ये H कितना है? सिंगल। तो ये H क्या हुआ? एटम हुआ या मॉलिक्यूल हुआ? एटम। ये H क्या हुआ? एटम हुआ या मॉलिक्यूल? एटम, क्योंकि ये सिंगल है। लेकिन ये H2 क्या है? मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा है। तो अगर इसको तोड़ूंगा तो एटम्स मिले या नहीं मिले? यही तो अपन ने पढ़ा था कि विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। सबसे छोटा क्या होगा? एटम या मॉलिक्यूल? बिल्कुल सही, एटम। और उससे बड़ा मॉलिक्यूल। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो हम ये देख चुके हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे? एटम्स मिल जाएंगे। और 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स वापस मिलकर क्या बना सकते हैं? मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स है जो मिलकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं। वो एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और ये जो एटम्स है जो कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 किस किस से मिलकर बना है? 2 H एटम से मिलकर बना है, तो दोनों H ही है ना, दोनों क्या है? सेम है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इस कैटेगरी में। लेकिन अगर मैं बात करूँ H2O की, तो H2O एक तो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। तो हाइड्रोजन और एटम 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हुए ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? इस वाली कैटेगरी में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल O2 किस में चला जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम दोनों ही सेम है, तो ये इस वाली कैटेगरी में। CO2 कौन कौन से एटम से मिलकर बना है? कार्बन और ऑक्सीजन से। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? यहाँ पर। कहने का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ये जो एटम है ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, एक टर्म्स यूज होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी नाम से पता चल रही है एटम से रिलेटेड है कुछ। तो किसी मॉलिक्यूल में, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं H2, तो H2 में H2 एक मॉलिक्यूल हुआ ना। क्यों? क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है? 2। मैंने कहा था कोई भी चीज़ अगर सिंगल हो तो एटम होती है और एक से ज़्यादा हो तो वो मॉलिक्यूल होती है। H2 2, O2 2, H2O टोटल 3, CO2 टोटल 3, इन सब में एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी? मॉलिक्यूल। तो ये सारी चीज़ें क्या है? मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है? 2 एटम प्रेजेंट है ना, ये दोनों ही हाइड्रोजन है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। अगर O2 में कितने एटम प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 2 हुई। H2O टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? इसमें 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन, 2 + 1 3। तो यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। और इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? बिल्कुल सही, 3 हो गई। क्लियर? अब इधर देखिए, Cl2
एक Cl2 मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, 2 Cl प्रेजेंट है, तो कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। H2O में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, सिंपल, क्लियर। अब आपको मुझे ये बताना है, अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस P के नीचे 4 लिखा है और S यानी सल्फर S के नीचे 8 लिखा है, तो इन दोनों की एटोमिसिटी कितनी होगी ये आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्लियर। तो दोस्तों यहाँ तक हम ये देख चुके हैं कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किस तरीके से उन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब एक टर्म और बहुत सुनने में आती है, वो होती है आयंस। देखिए समझते हैं आयन क्या होते हैं। देखिए इधर आयन क्या होते हैं, एनी चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज का मतलब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर प्लस या माइनस अगर दिखा हुआ आपको मिल जाए तो वो चीज़ क्या होगी, आयन होगी। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और अगर उस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसी आयन को अपन क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। यानी कि आयन 2 टाइप के हो गए, कैटायन और एनायन। पॉजिटिव स्पीसीज क्या कहलाती है, कैटायन कहलाती है, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है, एनायन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप Al3+, Al के ऊपर 3+ लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज होते ही क्या हो गया, आयन। अब देखना आयन में ये कैटायन है या एनायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला क्या कहलाता है, कैटायन कहलाता है। तो Al3+ क्या हुआ, कैटायन हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं Cl- की, तो ये भी आयन है, लेकिन आयन में कैटायन है या एनायन है, बिल्कुल सही, एनायन है। क्यों, क्योंकि Cl के ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज क्या कहलाती है, एनायन कहलाती है, क्लियर। अब इधर देखिए इधर एक मैंने लिखा Cl- और एक मैंने लिखा है SO4 ये दोनों ही एनायन है, दोनों ही आयन है, और आयन में भी दोनों ही एनायन है, क्योंकि दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों स्पीसीज में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, दिमाग लगाएं। देखिए इधर Cl- ये जो आयन है इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, एक ही एटम प्रेजेंट है, सिर्फ Cl ही, क्लोरीन एटम ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं SO4 तो यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन एटम है, टोटल कितने हो गए, 5। तो अगर कोई आयन सिर्फ किसी आयन में सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट हो तो उस आयन को अपन बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। और अगर किसी स्पीसीज में किसी आयन में एक से ज़्यादा अगर एटम प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। मोनो का वर्ड होता है एक सिंगल के लिए वर्ड आता है मोनो, और एटॉमिक यानी एटम, सिर्फ एक एटम में उस आयन में प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। पॉली वर्ड आता है एक से ज़्यादा के लिए, बहुत सारे के लिए। तो पॉली एटॉमिक का मतलब एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट होंगे। तो देखिए CO3 इसको कार्बोनेट बोलते हैं। इसमें टोटल कितने एटम हो गए, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, एक से ज़्यादा हो गए ना। तो ये सारी एग्जाम्पल किस में चले जाएंगे, पॉली एटॉमिक आयन में। और अगर मैं बात करूँ Mg2+, तो Mg कितना है, एक ही है ना, सिंगल ही है, तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, मोनो एटॉमिक आयन। तो ये हो गए मोनो एटॉमिक के आयन और ये हो गए पॉली एटॉमिक आयंस के एग्जाम्पल, क्लियर। और भी बहुत सारे हो सकते हैं और भी अपन देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं।